हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। इतिहास एवं संस्कृति में हमने इसी सीरीज़ में पार्ट 1 में मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ इसकी चर्चा की थी। उसके बाद इसी सीरीज़ में हमने पार्ट 2 में सातवाहन साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने इन लेक्चर्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप इन्हें देख लीजिए, जिससे ये कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी सीरीज़ में पार्ट 3, जिसमें हम विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे। विदेशी आक्रमण की अगर बात करते हैं तो इसमें हम चर्चा करेंगे हिंद यूनानी की। हिंद यूनानी के बाद हम चर्चा करेंगे शक की। शक के बाद पहलव और पहलव के बाद कुषाण। इस तरह से हम जो विदेशी आक्रमण हुए मौर्योत्तर काल में, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंद यूनानी की। हिंद यूनानी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था ये शुंग वंश के दौरान ही शुरू हो गया था। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण हिंद यूनानी द्वारा 200 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। ये बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। अगर हम बात करते हैं इन्होंने आक्रमण कहाँ से शुरू किया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके आक्रमण की तो पश्चिम उत्तर भारत का जो हिस्सा है वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था और भारत पर कब्जा किया हुआ था। अगर सफल आक्रमण की बात की जाए कि पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सफल आक्रमण की तो ये ड्रामेटियास जो इंडो ग्रीक थे, इनका आक्रमण माना जाता है। जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं, इंडो ग्रीक्स ने करीब 100 ईसा पूर्व में ही भारत में आक्रमण किया था, जो कि उसके बाद हिंद यूनानी ने भी अपने भारत पर आक्रमण किया और शुंग वंश का शासन था। हिंद यूनानी वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिनांडर का नाम आता है, जो कि एक प्रख्यात राजा हुआ। इसका शासनकाल अगर हम बोलते हैं तो ये 165 से 145 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, मिलांडर कुछ इस तरह से दिखता था। ये मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी शाकल सियालकोट में बनाई। शाकल सियालकोट की अगर हम बात करते हैं, ये तो पंजाब का जो एरिया रहता है, जो पाकिस्तान से मिलता हुआ है, फ्रंटियर जिसको कहा जाता है, वो एरिया कहलाता है आधुनिक सियालकोट। वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। जो गंगा दुआब क्षेत्र है, जो हम अगर भारत की बात करते हैं तो ये उत्तर का जो क्षेत्र होता है, उत्तर पश्चिम का गंगा दुआब क्षेत्र जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आक्रमण किया था। इसने बाद में क्या हुआ, नागार्जुन से बौद्ध दीक्षा भी ली थी। नागार्जुन जिसकी हमने चर्चा की थी जब हमने बौद्ध काल जब पढ़ा था, उस समय पे हमने नागार्जुन की चर्चा की थी। ये वही नागार्जुन है जिससे मिनांडर ने बौद्ध दीक्षा ली और इनका एक डिस्कशन हुआ था। इन लोगों की जिसको बोलते हैं ना प्रश्नोत्तर का जो संकलन है, उसे हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो की अगर बात कर, मिलांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर का संकलन मिलिंद पन्हो में संकलित है। नागसेन जिसको नागार्जुन के नाम से ही जाना जाता है। इस तरह हमने चर्चा की है हिंद यूनानी की। हिंद यूनानी के साथ ही एक वंश और था जिसको एंटियालकिड्स के नाम से जानते हैं। ये यूक्रिटियाइट वंश से था। अगर हम बात करते हैं कि बेस नगर
अभिलेख की या गरुड़ स्तंभ की, तो जो इसके राजदूत थे, क्योंकि एंटियालकिड्स का जो राजदूत था इसका नाम था हेलियोडोरस, और ये वही हेलियोडोरस है जिसमें हम चर्चा जब करेंगे कि गरुड़ जो स्तंभ है और जो बेसनगर अभिलेख है वो इसके दौरान ही उत्कीर्ण किया गया था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण किया, मतलब जो भागवत धर्म होता है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है, उस धर्म को हेलियोडोरस ने ग्रहण किया। साथ ही साथ इसने गरुड़ स्तंभ की रचना की। अगर हम बेसनगर अभिलेख की बात करते हैं तो ये भी आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। अगर हम सिर्फ इसमें 3 पॉइंट्स ऐड कर दें कि ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बेसनगर अभिलेख है ये विदिशा में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भोपाल के आसपास का जो एरिया लगता है ये भोपाल के पास स्थित है, विदिशा, वहाँ पर बेसनगर अभिलेख स्थित है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये भागवत धर्म से संबंधित है। और इसके थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये गरुड़ स्तंभ इसमें उत्कीर्ण किया गया है, जो कि हेलियोडोरस द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। तो इस तरह हमने बेसनगर अभिलेख के बारे में भी जाना और जो वंश आया था हिंद यूनानी के बाद उसके बारे में। आगे हम चर्चा कर रहे हैं हिंद यूनानी शासन के महत्व की। राजत्व देवीय सिद्धांत। राजत्व देवी सिद्धांत की बात अगर करते हैं तो ये इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो राजा होता था उसको देवीय गुणों से संबंधित माना जाता था। तो ये राजत्व देवी सिद्धांत की जो पद्धति थी ये हिंद यूनानी शासन के समय से ही मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्कों के निर्माण की। जो सांचों में जो सिक्कों का निर्माण होता था तो वो हिंद यवन जो थे, हिंद यूनानी थे, इनके दौरान ही शुरू हुआ था। साथ ही साथ सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के में राजा के नाम, उनके चित्र, तिथि आदि अंकित करना यूनानी शासन के दौरान ही शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है काल तिथि गणना। जो हम आज कैलेंडर देखते हैं, भारतीय कैलेंडर हो चाहे वो काल गणना की बात हो, सप्ताह या सप्ताह दिनों के नाम जो हम देखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब जो नाम हैं इनके विभाजन किए गए थे। संवत का प्रयोग जो किया गया था वो हिंद यूनानी के समय किया गया था। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं जो हम आज कैलेंडर देख रहे हैं वो देन हिंद यूनानी की मानी जाती है। साथ ही साथ अगर हम महत्व की बात करते हैं तो हिंद यूनानी ने ज्योतिष विद्या, जिसको हम अगर ये बोलें कि 12 जो राशियां होती हैं, ज्योतिष विद्याएं जो है वो हिंद यूनानी की ही देन है। इसके साथ ही जो यवनिका, जिसको हम ये कहते हैं, जो नाटक होते थे, जो पर्दे वाले सिस्टम होता है ना, जो आज भी अपन देखते हैं, जो मूवी थिएटर्स में पर्दे लगे होते हैं, तो वो जो पर्दा होता था वो यवनिका कहलाता था और जो नाटकों में प्रयुक्त किया जाता था इसको ही यवनिका कहा जाता था। ये देन जो है ये हिंद यूनानी की है। अब एक आप क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे, वो ये है कि हिंद यूनानियों को एक मैं क्लू भी दे देती हूँ आपको कि मसाले से ही संबंधित है, उसे यवन प्रिया कहते थे। अब ये यवन प्रिया किसको कहते थे ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ हिंद यूनानी ने जो कला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कला क्षेत्र में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हम गांधार शैली की बात करते हैं वो यूनानी से ही प्रभावित एक शैली है। गांधार शैली में यूनानी तथा भारतीय कला का मिश्रण देखा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना हिंद यूनानी शासन का जो महत्व था वो किस प्रकार था। आगे हम चर्चा करेंगे हिंद यूनानी के बाद शक की, जो शक आक्रमण हुआ था उनकी। शक आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो यूनानियों के बाद भारत में शक आए। यूनानियों ने भारत पर जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने जो कब्जा है वो किया। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भारत में शकों ने 5 शाखाएं
विस्तारित की। अब ये 5 जो शाखाएं इन्होंने बनाई थी, ये अलग अलग शाखा थी और अलग अलग जगह पर ये फैली हुई थी। जैसे हम बात करते, सबसे पहले इन्होंने अफगानिस्तान में एक शाखा बनाई, उसके बाद पंजाब में एक शाखा बनाई, उसके बाद मथुरा में, उसके बाद पश्चिम शाखा और एक मालवा में शाखा बनाई। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये शाखा शकों की पहली शाखा थी जो कि अफगानिस्तान में बस गई। अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के पश्चिम उत्तर, अगर आप देखते हैं, वहाँ का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद पंजाब में जो उन्होंने शाखा बनाई उसकी राजधानी तक्षशिला में रखी। तक्षशिला में जो राजा बना पहला वो था एजली सेस। ठीक है, इस अगर बात करते हैं तो एजली सेस ने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी को अंकित किया था। उसके बाद हम बात करते हैं मथुरा शाखा की। मथुरा शाखा में जो प्रथम शासक था वो राजुल था। ये विक्रमादित्य द्वारा मालवा से भगाए गए शक थे। ठीक है, विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं तो ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था 57 और 58 ईसा पूर्व में। और उसके बाद यहाँ पर इसी राजा ने शासन किया था, करीब 2 सदी तक शासन किया। आगे हम चर्चा करेंगे पश्चिम शाखा की। पश्चिम शाखा की बात करते हैं तो इसे महाराष्ट्र शाखा भी कहा जाता है। इसका जो शासक था, प्रसिद्ध शासक था, ये था नहपान। ये वही नहपान है जिसने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था। इस नहपान को गौतम पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का पराक्रमी राजा था, इसने पराजित किया था। हमने जब सातवाहन वंश की चर्चा की है तो उसमें हमने गौतम पुत्र सातकर्णी की भी चर्चा की है। तो इस तरह हमने जाना कि पश्चिम शाखा में कौन सा राजा था। उसके बाद आती है एक शाखा मालवा शाखा। मालवा शाखा में एक प्रसिद्ध शासक हुआ, ये था रुद्रदमन। रुद्रदमन की अगर हम बात करते हैं तो मालवा में सबसे प्रमुख शासक था। सिक्कों में भी जैसे आपने ये पिक देख रहे हैं इस तरह से कुछ दिखता था रुद्रदमन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये वही सुदर्शन झील है जिस पे हमने जब चर्चा की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, फिर अशोक ने इस पर नहर खुदवाई थी, और उसके बाद रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अगर हम कालांतर की बात करते हैं तो रुद्रदमन का कालांतर 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। रुद्रदमन से एक और जो फैक्ट है वो जुड़ा हुआ है, वो है गिरनार अभिलेख। एक बात और मानी जाती है कि जो रुद्रदमन था ये संस्कृत भाषा का ज्ञाता था, और रुद्रदमन ने ही जो गिरनार अभिलेख अगर हम बोलते हैं तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अभी हम जो कि जैसे आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से अभिलेख दिखता था। गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। इस अभिलेख में रुद्रदमन की सातकर्णी पर विजय का भी अभिलेख मिलता है। रुद्रदमन के बाद आगे हम चर्चा करेंगे, शक के बाद आए थे पहलव। पहलव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 प्रमुख राजा हुए थे। पर्थियन मध्य एशिया से, ईरान से भारत आए थे, और प्राचीन भारत में इन्होंने अनेक ग्रंथों में इन दोनों जनों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसको हम शक पहलव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं, जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में आप देख पा रहे होंगे जो पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है ये पर्थियन का क्षेत्र था, जिसको पहलव भी कहते हैं। इस काल में मिथोडेट्स जो थे ये पर्थियन साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद आए गोडोफर्निस। तो जो ये गोडोफर्निस थे ये इस वंश के मतलब पर्थियन के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। अगर हम बात करें कि भारत में पर्थियन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो उसे माओ या माओ माउस कहा जाता है। गोडोफर्निस की अगर हम बात करते हैं तो गोडोफर्निस के समय पर
सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि जो इस समय पर सेंट थॉमस आए थे, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पर्शियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि भी उत्कीर्ण मिलती है। तो जैसे पोप वगैरह की बात कर ले, या जो धार्मिक जो उपाधि होती है वो पर्शियन राजाओं ने चलाई थी। पर्शियन के बाद हम आगे चर्चा करेंगे कुषाण साम्राज्य की। पर्शियनों के बाद कुषाण आए, जो कि युची और तोखरी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? युची और तोखरी। जैसा आप ये मैप में देख पा रहे हैं कि जो ये कबीला था ये भी 5 कुलों में बटा हुआ था, और कुषाण भी इसी 5 कुलों में से एक थे। अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें सबसे ज़्यादा, अगर साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि की बात करते हैं तो वो कुषाण साम्राज्य था। जैसा आप ये मैप में देख पा रहे हैं, जो पूरा ग्रीनिश एरिया है ये कुषाण एम्पायर कहलाता था, कुषाण साम्राज्य कहलाता था। अब हम अगर इसके वंश की बात करते हैं, जो हायरार्की है उसकी बात कर लेते हैं, तो कुजूल कदफिसस की अगर हम बात करते हैं, ये कुजूल कदफिसस भारत का सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कुषाण शासक था, कुषाण वंश का संस्थापक रहा। इसके बाद आए विम कदफिसस, ये कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी, ध्यान दीजिएगा कि जो इसके सिक्के थे उस पर यूनानी और खरोष्ठी लिपि मिली है, मतलब एक तरफ है यूनानी लिपि और एक तरफ मिली है खरोष्ठी लिपि। साथ ही साथ सिक्कों पर नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाण वंश ही था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आगे हम चर्चा करेंगे इसी साम्राज्य में एक शासक हुआ जो महान शासक था, वो था कनिष्क। कनिष्क की बात करते हैं तो ये कुषाण वंश का प्रतापी शासक हुआ। शक संवत की स्थापना अगर बोलते हैं तो ये कुषाण साम्राज्य में जो कनिष्क था उसके द्वारा की गई। जिस समय पर कनिष्क राज सिंहासन में बैठा था उसी दौरान पर उसने शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की थी, जो कि राज्यरोहण तिथि के रूप में उपलक्ष्य में की गई थी। कनिष्क के समय ही अगर हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में ये बट गया था। जब हमने बौद्ध धर्म की बात की थी उस समय पर हमने संगतियों की बात की थी और किस तरह से वहाँ पर जो धर्म संप्रदाय था ये 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया था, उस सब की हमने चर्चा की थी। इसी दौरान पर अगर हम बात करते हैं कुषाण के समय पर ही गांधार कला का जन्म हुआ था। गांधार कला की अगर हम बात करते हैं तो इसी में एक मूर्ति मिली हुई है हमको, जो कनिष्क की मूर्ति मानी जाती है। इसका सर नहीं है, बिना सर की मतलब धड़ की ये मूर्ति है। जैसा आप ये पिक में देख पा रहे हैं, इस तरह से कुछ मूर्ति मिली है कनिष्क की। कनिष्क के समय पर उसके जो राज दरबारी थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष। नागार्जुन, चरक इस तरह के दरबार में विद्वान हुआ करते थे। वसुमित्र और अश्वघोष की बात करते हैं, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें ये अध्यक्ष के रूप में रहे थे। चरक जो कि काफ़ी बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र की, तो चरक विद्वान थे उस समय पर। नागार्जुन हुए। तो इस तरह से हमने जाना कनिष्क के बारे में। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कनिष्क की, तो अगर हमने देखा कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जो जितने विदेशी शासक थे या मौर्य काल में हमने जब देखा था कि बौद्ध धर्म था ये उतना अब संरक्षित नहीं था। लेकिन जब कनिष्क आया, कुषाण शासक आया, तो इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म के संरक्षण के साथ ही अगर हमने बात की है, जब बौद्ध संगति हुई थी
वो कनिष्क के दौरान ही हुई थी। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से संरक्षण दिया था और किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था कनिष्क ने, तो इसी से संबंधित अगर हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कैसे किया था, ये जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे भी जाते हैं, पूछा गया है, ये 2015 में शायद पूछा गया ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं कि संरक्षण कैसे दिया कनिष्क ने बौद्ध धर्म को, तो सबसे पहले तो बौद्ध संगति की बात करते हैं। जब बौद्ध संगति की अगर हमने बात की थी, तो ये हमने बौद्ध काल में भी हमने जब चर्चा की थी कि कनिष्क के शासन में बौद्ध संगति हुई थी। और कनिष्क के शासन में अगर हम बात करते हैं तो विद्वान हुआ करते थे, उसी की नागार्जुन जो कि बौद्ध दार्शनिक को जब उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था समकालीन विद्वानों को, तो इन्हीं विद्वानों ने विस्तार किया था बौद्ध धर्म का। और जो हम देखते हैं कि कोई शासक अगर विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते हैं, किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो उसका प्रचार और प्रसार आसानी से हो जाता है। देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का विस्तार की अगर बात करते हैं, तो कनिष्क ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। विशेषकर अगर हम बात करते हैं दक्षिण और पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप होते हैं, कनिष्क ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लें या भारत की बात कर लें, इन सब क्षेत्रों में स्तूपों का स्तूप प्राप्त होते हैं जो कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। सिक्कों में मुद्रण करवाया था। कनिष्क ने अपने सिक्कों में बुद्ध का मुद्रण करवाया था। और जब अगर हम सिक्कों की बात कर लें या मुद्रा की बात कर लें, तो वो लेन देन में भी काम आती है। और इन्हीं मुद्राओं का जब प्रसार हुआ था, तो एक तरह से बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा था। तो अगर हम प्रतिमाओं के निर्माण की बात करते हैं, तो कनिष्क के शासन के दौरान ही, कनिष्क के काल में, बुद्ध की मथुरा तथा गांधार शैली में कई प्रतिमाएं मिली हैं। और इन प्रतिमाओं के कारण ही बौद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो इस तरह से हमने जाना कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था और किस तरह से बौद्ध धर्म को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया। आप जब एग्ज़ाम देंगे 2020 का, तो इस लेक्चर को अगर आप एक दो बार और सुन लेंगे और नोट कर लेंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम में समझ लीजिए कि बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमने आपको तो PDF दिया ही है इसका, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आगे हम चर्चा करते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी की। कनिष्क के बाद इसके उत्तराधिकारी हुए वाशिष्क, भूमिष्क और वासुदेव। वासुदेव की अगर हम बात करते हैं, तो ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। इसने अपना नाम भारतीय नाम पे रखा था, जो कि वासुदेव रखा था इसने अपना नाम। ये शैव मतानुयायी था, मतलब वो शिव भक्त था, शिव के जो मानने वाला था शिव भगवान को। इसके सिक्कों पे शिव के साथ गज आकृति मिली है, अर्थात जो भगवान शंकर है, भगवान शिव है, उनके साथ गज की, हाथी की आकृति मिली है। तो इस तरह से हमने चर्चा की है कुषाण साम्राज्य की। अब तक हमने कहाँ तक की चर्चा कर ली है? जो विदेशी आक्रमण हुआ उन सब की चर्चा कर ली, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए उन सब की चर्चा कर ली। आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अब मौर्योत्तर काल की, पार्ट 4 जिसको बोलते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेंगे, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, जिसमें हम कला और साहित्य को ऐड किए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम मौर्योत्तर काल के जो साक्ष्य मिले हैं उन सब की चर्चा करेंगे। आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कहीं को समझ में नहीं आया है, तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।